नमस्कार दोस्तों। आज 17 साल हो चुके हैं प्रभात को, और ये 17 साल ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जिसमें विशेषकर प्रभात आपको, हमको, हमारे जैसे अनेक लोगों को याद ना आए। 24 अक्टूबर 2008 को एक सड़क दुर्घटना के अंदर प्रभात का हम सब से बिछड़ना काफ़ी पीड़ादायक था, और प्रभात की कही हुई बात वे आज भी कानों में गूंजती रहती हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी मौत किसी आंदोलन के अंदर हो, मैं शहीद का दर्जा प्राप्त करूं। लेकिन वो मौत उनको नहीं मिल पाई और एक दुर्घटना के अंदर उनका निधन हुआ। निश्चित तौर पर आज भी बेशक प्रभात हमारे बीच में नहीं है शारीरिक तौर पर, लेकिन मजदूर वर्ग के प्रति उनका जो दृढ़ संकल्प था संघर्षों का, एक वर्गीय चेतना के आधार पर, वो आज भी हमारे बीच में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इस 17वीं बरसी के ऊपर प्रभात को हम याद करते हुए जहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वहीं हरियाणा के अंदर मजदूर आंदोलन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वामपंथी आंदोलन के जितने कार्यकर्ता हैं, उन सब से हम ये भी अपील जरूर करना चाहेंगे कि प्रभात का जो जीवन था उस जीवन को जरूर हमें नज़दीक से, गहराई से उसका अध्ययन करना चाहिए, तभी जाके वास्तव में एक सच्ची श्रद्धांजलि प्रभात को होगी। तो आज इस अवसर पर हम हमारे कार्यकर्ताओं तक प्रभात के जीवन को, उसका जीवन परिचय करवाने के लिए हम आपके बीच में कुछ ये ज़रूरी चर्चाएं लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है आप सब इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आपका भी लंबा ही जीवन कॉमरेड प्रभात के साथ रहा, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि नाबालिग बाल मजदूर के रूप में उनकी उंगली पकड़ के मैंने मजदूर आंदोलन में काम करना सीखा, और अनेक घटनाएं हैं जिनके ऊपर चर्चाएं की जा सकती हैं। और पहली जो मतलब मुझे जो आज भी याद पड़ रहा है, मैं मुश्किल से 14-15 साल का रहा हूँगा उस समय, और भट्ठे पे मज़दूरों की मीटिंग करने के लिए जब जाया करते प्रभात और सतबीर, तो मुझे ये पहचान नहीं थी कि ये प्रभात है या सतबीर है। आमतौर पर मैं दोनों को ही प्रभात मानता था, और मेरी पहली मुलाकात जो है प्रभात के साथ, वो एक ऐसी घटना के रूप में घटना के साथ होती है। तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन 1994 की वो बात है। 1994 में एक हड़ताल भट्ठा मजदूरों की हिसार में शुरू हुई, और उस हड़ताल को मालिकों ने ज़बरदस्त तरीके से कुचलने की कोशिश की। तो उस समय पर गुंडे हायर करके मालिकों ने हड़ताल तोड़ने का प्रयास किया। तो वो घटना मेरे आज भी मतलब बिल्कुल ताज़ा घटना की तरह आज भी मुझे दिखाई दे रही है। न्योड़ी के भट्ठे पे पैदल मार्च करते हुए 20-25 किलोमीटर का, और गए, और आखिरकार वहाँ हमला गुंडों की तरफ से हुआ। मुझे वो सीन भी याद है, बिल्कुल साथ में खड़ा था प्रभात के मैं। जैसे वो गुंडे आते दिखाई दिए, प्रभात ने दूर से ही उनको कहा, ललकारा कि भाई थारा कीमत पूरी हो ली, तुम जाओ वापस, और मज़दूरों से टकराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर ऐसी हरकत करोगे तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो गुंडे अपनी ताकत के अंदर, ताकत का जो गुरूर था, उनको माने नहीं। अल्टीमेटली प्रभात ने
कि वो पहले हमला करें, उससे पहले ही प्रभात ने ही उनके ऊपर हमला किया और वहाँ पे गोली चली प्रभात के ऊपर। बाई चांस एक मजदूर माहीराम तुसाम का, जो भराई का मजदूर था, भट्ठे पे काम करने वाला, उसने उस चलती हुई बंदूक के ऊपर डंडा मारा तो गोली जो है वो नीचे जा लगी। तो वो पहली मुलाकात ऐसे एक घटनाक्रम के अंदर मेरी प्रभात के साथ हुई, जो आज भी मेरे अंदर वो मतलब हर पल वो मतलब एक ताज़ा घटना के रूप में काम कर रही है। ऐसे अनेक घटनाएं मतलब और भी हैं। शंकर गोदारा एक भट्ठा मालिक था, जिनका आदमपुर के पास में भट्ठा था। कॉमरेड वीरेंद्र मलिक उनके साथ थे, जो हड़ताल के दौरान ही मजदूरों का दमन कर रहा था, तो और राइफल लिए हुआ था। तो प्रभात ने जैसे ही वो गोली चलाने लगा तो प्रभात ने उसकी राइफल छीन ली, मजदूरों की एकता के दम पे। ऐसी भी अनेक घटनाएं ऐसी मौजूद मतलब इस पूरे भट्ठा मजदूर आंदोलन के अंदर मिल जाएंगी, जिनकी चर्चा अगर हम करने लग जाएं तो पूरी कथा लिखी जा सकती है। तो आपका भी अनुभव उनके साथ रहा है, तो आप मतलब जो आपके याद अनुभव के आधार पे जो चीज़ें आपने खुद ने अपनी आंखों से देखी हैं, जानी हैं, आप उस समय वहाँ पार्टी के सेक्रेटरी भी थे, सीटू के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो हम आज ज़रूर इस मौके पर साझा हम वो घटनाएं सारी हमें करनी चाहिए। नमस्कार साथियों, कॉमरेड विनोद ने जो इसका शुरुआत की, हमारी विचार विमर्श की, वार्तालाप की, वो ऐसे शख्स के ऊपर है जिसके साथ हमने दशकों जिंदगी जी है साथ में, और एक वीडियो में उनकी जो पूरा जीवन स्मृति और उनके जीवन का व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है, ये तो असंभव काम है। तो किसी समय पर इसकी चर्चा जारी रखनी जरूरी है, क्योंकि आज जनवादी आंदोलन के लिए और ख़ासतौर पे ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए कॉमरेड प्रभात का जो जीवन का संदेश है समग्रता में, वो बहुत प्रासंगिक है। उसको समझना, जानना, उसको आत्मसात करना और फिर उसको लागू करना, इस उद्देश्य से ये बातचीत आज हम कर रहे हैं। 17 साल हो गए जैसा कि आपने कहा। अभी 29 अगस्त की बात है। 29 अगस्त को कॉमरेड पृथ्वी की बरसी थी। सितंबर, अगस्त नहीं, सितंबर। हाँ। तो 29 सितंबर को मैं पृथ्वी प्रभात भवन में हिसार एक गोष्ठी में बोलने जा रहा था। तो जो नहर गुजरती है वहाँ से, उसके साइड वाली जो सड़क है, वहाँ गाड़ी रोक के अमरूद खरीदने लग गए हम एक रेडी से। तो एक बंदा वहाँ पहले से स्कूटर लिए खड़ा था, गाहक था वो भी। उसने दुआ सलाम किया मेरे से और कॉमरेड कह के संबोधित किया उन्होंने। तो जाहिर है ये तो फिर पूछना बनता ही है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो कहने लगे कि आपको मैं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन प्रभात मुझे जानता था। तो वो जो खनक वाला आंदोलन था, बहुत ही जुझारू आंदोलन, जिस तरीके के आंदोलन बहुत कम
सुनने को मिलते हैं, जहाँ पहाड़ों के बीच में किस तरीके से गुरिल्ला युद्ध जैसी चीज़ थी। एक तरफ मालिकों के गुंडे होते थे और पुलिस होती थी, और दूसरी तरफ आम मजदूर और हमारे साथी कॉमरेड प्रभात सिंह का नेतृत्व। तो वो जितने भी आसपास के गांव थे जिनकी किसान मजदूरों की रोजी रोटी उस पहाड़ से जुड़ी हुई थी, उन सभी गांव के लोग कॉमरेड प्रभात को जानते थे, और वो निजी तौर पर जानता था बंदा। बहरहाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 17 साल का जो वक्फा है वो बहुत लंबा देखने में है, जाहिर है, लेकिन जो प्रभात की जिंदगी का जो छोड़ा हुआ असर है, इम्पैक्ट है, वो चप्पे चप्पे पर महसूस किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुझे जो साथी एक मिला वो तो एक आम आदमियों में से ही था, लेकिन वो प्रभात से उनकी निजी वाकफियत थी। बाद में तो फिर मैं काफ़ी देर तक उनके साथ बातचीत भी की। तो ये जो प्रभाव जो छोड़ा है वो कॉमरेड प्रभात के जीवन की विशेषता थी कि वो बहुत निकटता से जहाँ भी काम करते थे, मजदूरों में, किसानों में, जो कारीगरों के बीच में जाके, झुग्गी झोंपड़ियों में, दलित बस्तियों में, तो उनके साथ रहते थे वो। उस विशेषता का एक मुख्य कारण था कॉमरेड, जो मुझे याद आ रहा है, और वो मुख्य कारण ये था कि प्रभात का जो मजदूरों के साथ, चाहे वो किसी हिस्से का हो, हाँ, उसके साथ जो संबंध था ना, वो संबंध केवल कार्यस्थल का संबंध नहीं था। मतलब आप भिवानी से शुरू हो जाओ और सिक्कर तक चले जाओ, ये 1000 के करीब गांवों की घाटी है पूरी। हाँ, जिस घाटी के अंदर भट्ठा मजदूर विशेषकर, और दूसरा ये आपका पहाड़ का मजदूर जो उन गांवों में रहता है। और मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ जाने का बहुत बार मौका मिला। मतलब उसको, प्रभात को ये मालूम होता था कि फलाने गांव में फलाने नाम का वो व्यक्ति बैठा है और उसका घर वहां ही है। मतलब रात को भी, अनेक बार रात को, मतलब सीकर के भी गांव में जाके मीटिंगें की उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि कौन बंदा कौन से गांव का है। तो निरंतरता ये जो भट्टों की थी, ये मतलब उधर से आप लगा लो भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, फिर आपका रोहतक, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, झज्जर, ये जो गांव हैं, इनके कौन से भट्टों के ऊपर कौन से गांव के लोग बैठे, और कौन भराई वाला है, कौन पथेरा है, कौन जलाई वाला है, उनके जो भीतर के काम होते हैं उनके बारे में भी वो जानते थे। तो वो बिल्कुल सही बात है कि वो उनके जीवन का एक अंतरंग हिस्सा बन जाते थे और उनके साथ रहकर बहुत गहराई के साथ उस जिंदगी को जीते थे। तो ये जो पुस्तक है ना, जो जंजाल नाम से, ये वैसे तो कॉमरेड प्रभात की लिखी हुई कहानियां हैं, लेकिन ये केवल कहानियां नहीं है, बल्कि वो जो भट्ठा आंदोलन और दूसरे जो आंदोलनों में वो काम करते थे, उनके बिल्कुल जीवंत अनुभव है, बिल्कुल, जो कहानी के रूप में लिख रखे हैं। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो वो कहानी भी बाकायदा कहानी है, जो एक मतलब बहुत मंजा हुआ लेखक, बिल्कुल पेशेवर जो लेखक होते हैं, आप देखिए ना कि इसके अंदर मधुसूदन पाटिल जो हमारे जाने माने लेखक थे और हिसार में रहते थे, हिंदी के प्रोफेसर थे कॉलेज में, उन्होंने भूमिका इसके अंदर लिखी है।
और वो मैं जब इनको कहानियों को पढ़ा, फिर कल दोबारा देखना पड़ा। वीडियो देख के ना कई लोग जब हम किताब दिखाते हैं ना तो फिर वो मैसेज डालते हैं कहाँ मिलेगी। तो मैं वैसे सूचना दे रहा हूँ कि पार्टी और सीटू के दफ्तरों में आप जहाँ भी जाएंगे कुछ कापियाँ भी मिल जाएंगी और नहीं रही होंगी तो अपन और भी छपवा लेंगे, एडिट करके भी उसमें सुधार करते हुए। लेकिन मैं उन कहानियों के अंदर ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से भट्टा मजदूरों में वर्ग चेतना का संचार होता है। इसमें एक कहानी है, वो मालिक भला नहीं होता, मालिक कोई भला नहीं होता, कोई भला नहीं होता। ये कहानी का शीर्षक है, मालिक कोई भला नहीं होता। जिसके अंदर एक नवविवाहिता भट्टा मजदूर, जिसके वो जो पति पत्नी होते हैं और एक झुग्गी में रहना शुरू करते हैं, दोनों ही बहुत कमाल के पथेरे हैं और दिन में 2000 ईंटें पाथ देते हैं। उनके जो ख्वाब हैं कि किस तरह से हम घर बनाएंगे, इतनी कमाई हो जाएगी, फिर हमारे बच्चे होंगे वगैरह वगैरह, वो चर्चा करते हैं परस्पर आपस। और फिर उनके साथ जो व्यथा बनती है कि वो मालिक का बेटा जो है वो बलात्कार करते हैं उसके साथ, और उसी के ऊपर क्योंकि जाहिर है वो एक बार के बाद दूसरी बार फिर जब प्रयास होता है ना तो वो एक और अपनी भट्टा मजदूर साथी महिला से चर्चा करती है कि अब क्या करें। तो अब तो मरने मारने की स्थिति आ गई है, कोई जीना नहीं है। तो वो जब आत्मरक्षा में चाकू से वार करती है, उसमें वो जो मालिक का बेटा जो व्यभिचारी और बदमाश होता है उसकी हत्या हो जाती है। और फिर अदालतों में किस तरीके से ताकतवर जो हैं वो छिप जाते हैं कई बार, और किस तरीके से वो विक्टिम को ही दोषी बना के और सजा दे देते हैं। उस कहानी में वो जो उनका वार्तालाप है, मतलब भट्टा मजदूरों के नेता का भाषण सुन के जब वो मालिक का चरित्र चित्रण करता है तो वो कहती है ऐसे ही फजूल की बातें कर रहे हो तुम, हमारा मालिक ऐसा नहीं है। और फिर उनके साथ वो जो घटना घटती है तो वो जो एक गैर वर्गीय चेतना होती है और फिर किस तरह से वर्गीय चेतना में तब्दील होती है अपने जीवन से सीखते हुए, तो वो केवल मैं आप और साथियों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाह रहा हूं कि वो जो ईंट पाथने का रेट है केवल उस रेट तक ही हमारा संघर्ष सीमित नहीं रह सकता है। ये बात ठीक है कि रेट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आर्थिक पक्ष का, लेकिन वो जो अन्य वर्गीय शोषण के जो पक्ष हैं वो संबोधित किए बिना आपका आंदोलन जो है वो पूरा आंदोलन का आकार नहीं ले सकता। और जिस वर्ग चेतना की आप बात करते हैं वो वर्ग चेतना खड़ी नहीं हो सकती जिसको समाज बदलने की परिवर्तन की हम बात करते हैं। उसमें भी आप देखोगे ना, मतलब ये जो आपने कहानी का नाम बताया है कि मालिक कोई भला नहीं होता। हाँ, दो घटनाएं मुझे याद हैं, आमतौर पे सुनने को मिलती थी प्रभात के मुंह से। हाँ। और वो एक बुकलेट में मैंने भी उसकी चर्चा की है। मतलब बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को, जो मजदूर है, जिसके बारे में आमतौर पर ये चर्चाएं होती हैं कि ये वर्ग राजनीति करेगा, कि ये वर्ग संघर्ष को समझेगा। मतलब वो एक उदाहरण दिया करता कि मालिक तो भाई गधे का भी भला नहीं होता। उसकी भी इच्छा या है गधे का मालिक की भी कि ईंट 50 लाद ले पीठ पे और खाना कम डाले,
और जहां उसने ईंट डालनी है भट्ठे में, और ताए वो चौकड़ी ना तोड़े हाँ और खावे आधा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक तो उदाहरण, मतलब यो बिल्कुल साधारण मजदूर को समझाने की दृष्टि से अपने भाषण के अंदर रोज बोला करता प्रभात। और एक बात और मुझे आपकी इस मतलब इसके बाद याद आई, एक नेगोशिएशन में हम बैठे हैं, मालिकों के साथ नेगोशिएशन है, और उस नेगोशिएशन के मतलब ये बात मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि मजदूर को वर्ग संघर्ष के प्रति जितना जागरूक प्रभात किया करता था, उस वर्ग संघर्ष को लेके मालिकों के सामने भी अपनी तर्क उतनी ही मजबूती के साथ देता था। नेगोशिएशन में एक भट्ठा मालिक प्रभात से बोला प्रभात, ये 20 रुपये मजदूरी थी इनकी, आज 105, 17, 18 रुपए हो रही है, तो किसी लेके जागा, इसने कड़ी लटेगा। हाँ। प्रभात ने ऐसा जवाब दिया उसको, नूलाल सेठ जी, मेरी इच्छा यह है कि तू भी अपने भट्ठे पे पथेर या निकासी करने लग जा, मैं आड़े ले जाना चाहूं। मतलब कितना, और सांस नहीं पड़ा उस मालिक ने, मतलब आप देखो कितना मतलब सचेतन प्रयास उसका अपनी भाषा में ही वो मजदूरों को भी दे रहा है और मालिकों को भी दे रहा है। हाँ हाँ। विनोद देखो बात यह है, शुरू में जब प्रभात जनवादी नौजवान सभा में आते हैं, उससे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह से वो कुछ ऐसे समाज सुधार के कामों के प्रति उनकी अभिरुचि है, और इसलिए वो झुकाव डीवाईफाई की तरफ होता है और वामपंथ की तरफ भी होता है। उसके पीछे भी एक बार जब हम सूत्र ढूंढने की कोशिश करेंगे तो न्योली के जो उनका गांव है कॉमरेड का, वहां कॉमरेड मांगेराम एक बुजुर्ग थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो दलित पृष्ठभूमि दलित थे, और वो भूमिहीन होते हुए ये जो एंटी बेटरमेंट लेवी का आंदोलन चला था, जब हम ज्वाइंट पंजाब में थे, कैरो सरकार के तहत भाखड़ा डैम का टैक्स लगा दिया था किसानों पे, उसको खुश हैसियती टैक्स कहते थे, बेटरमेंट लेवी। उसके खिलाफ किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन चला, और वो 57-58 की बात है, 1957-58 की। उसमें क्योंकि हम भी पंजाब थे, तो हमारे ये जो हिसार का इलाका है, रोहतक का है, और उधर कैथल साइड का है, कुरुक्षेत्र साइड का है, बहुत सारे लोगों ने, कई हजार लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी बेटरमेंट लेवी के आंदोलन में। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत उसके नेता थे। वो 1 साल चला था आंदोलन और सफलता प्राप्त की थी, वो लेवी हटवा दी थी। 11 शहीद हुए थे, उसमें 3 महिलाएं थी। तो कॉमरेड मांगेराम न्योली के, वो भी खुश हसीयती टैक्स में गिरफ्तारी देने वालों में थे। तो उनका कुछ असर किसानी के ऊपर भी, और जो चौधरी अर्जन सिंह थे प्रभात के पिताजी, हाँ। सुखबीर के दादा, उन पर भी असर था। वो 10वीं पास थे उस टाइम के, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। आप मतलब आज की जो MA प्राप्त शिक्षा है उससे ज्यादा थी उस समय की 10वीं पास। कई बार मुलाकात मेरी उनके घर पे हुई उनसे, तो वो असर उनका पड़ा। हमने तो उनसे किसान सभा में भी मतलब उनकी सेवाएं ली। जब हमने 1992 में अखिल भारतीय सम्मेलन करवाया किसान सभा का हिसार में, तब उनकी टीम को साथ लेके, और फिर हमने वो आर्थिक सहयोग इकट्ठा किया यूनिवर्सिटी से भी। तो खैर, दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अर्जुन सिंह का चर्चा ही आ गया, मतलब DY5 में आने से पहले प्रभात उस पूरे इलाके का कबड्डी का जाना माना प्लेयर था, गजब का। मतलब प्रभात को कबड्डी के प्लेयर के रूप में जानते थे, ट्यूबवेल का मिस्त्री के रूप में। ये अगली बात कि ट्यूबवेल का बोर्ड लगाने वाला मिस्त्री गजब का था, वो भी दूर दूर तक। हाँ। प्रभात ये आमतौर पे ना कम होता है नहीं तो आदमी ट्यूबवेल का मिस्त्री है तो छोटी मोटी खेती थी, साधारण किसान परिवार था, तो उसी में ही रह जाए। देखो ना किस तरीके से
एक जो उनका DYFI में आना, ट्रेड यूनियन में आना, समाज सुधार आंदोलन के साथ जुड़ना प्रभात का, और पूरे परिवार और गांव और रिश्तेदारियों को अपने साथ कैरी करना, मतलब ये एक उदाहरण है इस रूप में कि हम जिस समाज सुधार की बात करते हैं वो एक होने वाली बात है, वो असंभव नहीं है। कई लोग ये कह देते हैं ना कि तुम आदमी तो बढ़िया हो और तुम ठीक काम का लाग भी रहे हो, पर यो होने का को नहीं। लेकिन प्रभात के जीवन से हम जब इस बात का सारांश और निष्कर्ष सार निकालते हैं तो उससे ये प्रमाणित होता है कि होने का है यो काम। बिल्कुल। और जो जिस चीज में हाथ डाला वो किया तो है ही ना। तो अर्जन सिंह जी का भी ये प्रभाव जो है रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो देखो खुले दिमाग के थे और वो खुद भी कबड्डी के प्लेयर थे। तो दो भाई थे ये, अर्जुन और सर्जन। हाँ, तो अगर मान लो मांगेराम जी से, कॉमरेड मांगेराम से उन्होंने अगर राजनीतिक चेतना ली है वामपंथ की, तो अपने पिताजी से कबड्डी सीखने का भी खेल का उन्होंने हुनर प्राप्त किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बात हम उसके साथ, अगली बात मैं समझता हूँ, फिर आपकी बात करेंगे कि ये देखो कि खेत मजदूरों को भी संगठित किया। वो महासचिव रहे एक समय, महासचिव बने प्रदेश के महासचिव। ये देखो ना कमाल। और भट्ठा मजदूर का तो किया ही, उसके बाद जो ग्रामीण चौकीदार, उनका जन्म संस्थापक महासचिव था, शुरुआत उस तरीके से की। और जब ग्रामीण चौकीदारों को वो संबोधित करते थे, उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था ना, नहीं था, वो संबोधित करते हुए उस गांव के चौकीदार को और गांव के तमाम लोगों को इस बात से वो सहमत कर देते थे कि गांव में किसी की कहीं पे मौत हो जाए तो रात को पुलिस वाले चौकीदार को लाश के डेड बॉडी के पास बिठा देते हैं और उसको बैठना पड़ता है। ये ड्यूटी है उसकी। तो वो जो पक्ष है ना, एक जो आमतौर पर मैं वही कह रहा था, जो भट्ठा के भी के ईंटों का रेट जो है केवल वहां तक नहीं, वो यहाँ तक भी केवल इस बात से जुड़ा हुआ नहीं है कि उसको वर्दी और टॉर्च भी चाहिए और उसकी तनख्वाह का भी प्रबंध हो, सरकार करे, सरकारी खजाने और से। वो फिर हुआ सरकारी खजाने से। उसके साथ ये बात बताना कि डेड बॉडी के पास भी उसको रात को बैठना पड़ता है, जो अपने आप में आम आदमी जो है डर का एहसास कर लेता है। फिर उसके बाद भवन निर्माण का, परियोजना वर्करों का, कितने मतलब ऐसे तबके हैं जिनके बीच में उन्होंने काम किया और एक छाप छोड़ी, उनको संगठित करके और एक कतारों में उसको ये इस दृष्टि से अगर हम देखने लगे तो एक आबिद आलमी हमारे जो शायर हुए, उनका एक शेर लागू होता है इनके ऊपर। साथ लेकर चल रहा हूँ, साथ लेकर चल रहा हूँ मैं एक रैरो की हसरत। रैरो होती है जनता, हसरत होती है आपको मालूम है ख्वाहिशें, सपने, एस्पिरेशन, सपने। साथ लेकर चल रहा हूँ मैं एक रैरो की हसरत, मुझको तन्हा मत समझिए मैं मुकम्मल कारवां हूँ। कॉमरेड प्रभात एक मुकम्मल कारवां की तरह से थे। जब वो अकेले भी चल रहे होते थे तो वो अकेले नहीं थे। ये उनके जीवन की एक खासियत थी। मतलब ये जो आपने शेर के माध्यम से जो बताने की प्रयास किया ना, भट्ठा मजदूर आंदोलन का और खानक पहाड़ के आंदोलन का, जिनमें मेरी काफ़ी नज़दीकियाँ उनके साथ रही और लोगों की भी रही। मैं कोई अकेला दावा नहीं कर रहा, सैकड़ों लोग हैं
हरियाणा के अंदर जिनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। मतलब प्रभात ने भट्टा मजदूर आंदोलन में शुरुआती दौर से लेकर 2008 तक अपने निधन तक हम ये कह सकते हैं कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा का ऐसा सफर होगा जो उन्होंने मजदूरों को के समूह में पद यात्रा के रूप में किया, पैदल मार्च किए। और वो पैदल मार्च कितने प्रभावशाली थे, जो तशद्दुद गुंडागर्दी पुलिस का था उससे मुकाबला करने के लिए इस तरीके से के लंबा मतलब काफला लेके निकलो पहाड़ों में से, इस तरीके से ही। और भट्टे पर भी यही किया। और उसने 1997 के पहाड़ के आंदोलन में, हालांकि उस समय में पहाड़ के आंदोलन में उतना सक्रिय नहीं था, लेकिन 2002 का जो था चौटाला के राज में, उसके अंदर मतलब बाकी सब गिरफ्तार हो गए थे, प्रभात में बच गए थे। 2.5 महीने वो आंदोलन चला। उसके अंदर देखा मैंने खुद ने अपनी आंखों से कि मतलब कैसे एक बिल्कुल अनजान आदमी, जो प्रभात को वैसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, और वो हजारों लोग प्रभात के पीछे पद यात्रा में शामिल हो जाते हैं। और प्रभात मतलब मैंने जो पहले रेफरेंस दिया था कि वो गुंडे आए, उन्होंने हमला कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा करता था। 2002 में जब ये भिवानी में तो एक नाम पड़ गया था उस जमाई टैक्स, चौटाला का जो जमाई था बटेऊ उनका, उन्होंने पहाड़ का ठेका ले लिया, रोड के ऊपर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो उस समय पर जब मुझे याद है आज भी कि कम से कम भी 7 और 8 हजार लोग होंगे जब नाके तोड़े गए, और एसडीएम जो मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, उसके ऊपर हमला हो जाता है लोगों के द्वारा। प्रभात उसको बचाने के लिए उसको ऊपर पड़ गया। प्रभात को भी कोई 10-20 लाठियां लगी होंगी, लेकिन प्रभात ने कहा ना भाई, इसकी कोई गलती नहीं है, ये उस अधिकारी है, सरकार ने इसकी ड्यूटी लगा रखी है, हमारी इसके कोई दुश्मनी नहीं है, सत्ता के साथ दुश्मनी है, सरकार के साथ दुश्मनी है, इसके साथ दुश्मनी नहीं है। तो अनेक ऐसी घटनाएं भी। विनोद, ये जो जमाई टैक्स की बात कही ना तुमने, इससे मुझे याद आ गया, वो जो नाके रखे थे, तो वो जो किसान ट्राली लेके आते थे ना, क्रेशर पे डालने के लिए, उन पे लगता था, उसको जमाई टैक्स कहते। तो वो सरकार जब बदली ना, उस टाइम पर मजदूर बड़े खुश हुए और उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, वो मतलब उत्सव मना रहे थे। तो एक बहुत बड़ा उनका रैली हुई वहां पे, जिसमें मैं भी गया था। तो मुझे याद है, मैंने उस मौके पर भाषण देते हुए ये कहा, मैं एक बात बता दूं, ध्यान रखियो, जो तुम न्यू राज्य हो रहे हो ना, जमाई टैक्स खत्म हो गया, जिनकी सरकार आई है जमाई उनके भी हैं। ठीक बात है। और फिर वह बनी फिर लड़ना पड़ा, जमाई टैक्स तो ना गया, सरकार बदले पाते भी। ठीक बात। अच्छा, कॉमरेड प्रभात ने जो चुनाव लड़े, अब एक बात देखो, एक बार 1999 का था, 99 का था, चौधरी भजनलाल के खिलाफ, क्योंकि आदमपुर में 99 का लोकसभा का लड़ा था उन्होंने। नहीं, 99 का लोकसभा का भिवानी से लड़ा, क्योंकि न्योली आदमपुर में और आदमपुर भिवानी में पड़ता था। लेकिन एक चुनाव, उपचुनाव था वो आदमपुर का, उपचुनाव आदमपुर का, चौधरी भजनलाल के खिलाफ लड़ा, है ना? शायद चौधरी भजनलाल की डेथ हो गई थी मेरे हिसाब से, मुझे ठीक याद नहीं है, और इसलिए वो उपचुनाव हुआ था। अच्छा। हाँ, और शायद उनकी पत्नी ने लड़ा था या कुलदीप लेकिन लड़ा उनके परिवार ने लड़ा। बिल्कुल। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, एक लोकसभा का चुनाव लड़ा, एक विधानसभा का लड़ा, हमें कोई इस बात का भ्रम नहीं था कि जीत जाएंगे, कि भी कोई जीत जाएंगे। तो वो फोटो है जिसमें कॉमरेड सीताराम येचुरी आए थे रैली के, उनके गांव में ही, वो गांव की फोटो है। उसमें वो शायद 2008 की है मेरे ख्याल में, देखना उसको। तो ये कोई भ्रम थोड़ी था हमें ना, ठीक बात है। लेकिन
दोनों चुनाव इसलिए लड़ने जरूरी समझे गए कि हम ये प्रस्तुत करना चाहते हैं लोगों के सामने, केवल व्यक्ति बदलने से बात नहीं बनेगी, नीतियां बदलनी पड़ेगी। तो विकल्प केवल व्यक्ति का नहीं चाहिए, नीतियों का भी चाहिए। इस पहलू को दिमाग में रखते हुए लोगों के सामने प्रोजेक्ट करना जरूरी था। बिल्कुल, इसलिए, वरना तो कोई आम सुनने वाला सोचे कि भाई ये बड़े पागल लोग हैं, 99 क्या मतलब है जो भजनलाल परिवार के खिलाफ। 1999 का लोकसभा का जो चुनाव है, आप उसको उस संदर्भ में देखोगे तो एक उम्मीदवार है भजनलाल का बेटा कुलदीप, एक बंसीलाल का बेटा सुरेंद्र, और एक चौटाला का बेटा अजय। हाँ हाँ हाँ, 3 बड़े राजनीतिक घराने हैं लोकसभा उम्मीदवार का बेटा प्रभात, और एक साधारण किसान का बेटा प्रभात। हाँ। मुझे आज भी याद है, उस समय मैं गया बहुत गांवों के अंदर प्रभात के साथ भी, और अभी चुनाव अभियान के अंदर, हाँ। तो लोगों में बिल्कुल एक नारा शुरू हो गया था कि असली लाल ये प्रभात है, और ये नकली लाल है तीनों। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तीनों बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल लाल के साथ उस रूप में जुड़ा हुआ था। हाँ। लेकिन ये 3 नकली लाल है, असली लाल ये है। तभी सीताराम ने कहा हाँ, था कि विकल्प है ये लाल, हाँ, लाल झंडा। हाँ, ऐसे वो टंगा हुआ था खंबे पे, ऐसे उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। और मतलब आप देखोगे, मेरे को आज भी याद है, उस चुनाव के अंदर कोट गांव में, बिल्कुल भिवानी के साथ में, हाँ, देवीलाल आने थे उस कोट गांव में। हाँ, कितना मतलब मजदूरों के ऊपर कितना गहरा असर था प्रभात का, अंदाजा इससे लगा लो आप कि गांव के जो मोजिज लोग हैं उन्होंने कहा भाई तुम ये लाल झंडा उतार दो अपने घर पे। हाँ, आज देवीलाल जी आने लग रहे हैं। हाँ, तो मजदूरों ने कहा भाई लाल झंडा को नहीं उतरा घर पे, बेशक देवीलाल आओ, और चाहे देवीलाल तक कोई और बड्डा आओ। ठीक है। और मजदूरों ने वो लाल झंडा उतारा नहीं, एक बात अपने घर से कि एक होती है मेहनतकश वर्ग की पक्षधरता, वो पक्षधरता जो है वो स्थापित करना आंदोलनों में भी, राजनीति में भी, और संसदीय रास्ते पर भी, यानी चुनाव लड़के भी अपने मेहनतकश वर्ग को एक जगह प्रदान करना कि तुम जो बार बार निराश हो रहे हो कि एक पार्टी को बनाया और फिर 2 महीने के बाद गालियां निकलने लग जाते हो, फिर उसको बदल के तीसरी को बनाया, फिर कहेंगे या बेउसिया लिखड़ी। उनके लिए एक उनकी अपनी विकल्प की जगह बदल की कि तुम्हारी जगह यहाँ है इस राजनीति में, वो स्थापित करना जरूरी था। और ऐसा भी नहीं है कि वो पर्चा भर दिया और घर बैठ के, नहीं, उसकी छाप छोड़ी बाकायदा, और उन लोगों को जगह दी जो आंदोलनों में थे। ये बात अलग है कि जात पात और राजनीतिक चेतना नहीं होने की वजह से कोई ये नहीं है कि भाई जीत का भरम पाल लिया हो, वो एक अलग चीज है, मतलब उसमें ना जाए। लेकिन आप ये देखो कि एक आदमी मतलब वो पॉलिटिकल लीडर भी है सीपीएम का, वो ट्रेड यूनियन नेता भी है, वो चुनाव भी लड़ रहा है, और वो साथ में ही साहित्य से भी जुड़ा हुआ है। मतलब वो हिसार की जनवादी लेखक संघ की इकाई में भी कार्यकारिणी का सदस्य था। वो तो ये सुरेंद्र ने जो इसमें लिख रखा है शुरू की, उसके अंदर जब वो कहानियां लिखता था तो उसको ये उतावलापन होता था कि मैं ये कहानी सुनाऊं, कोई मिल जाए तो, जो भी मिल जाता उसको बिठा लिया करता, मेरी कहानी बिठा के पास कहानी सुनने के लिए। तो बोला उसकी दशा ऐसी ही होती थी जैसे एक बच्चे को जन्म देने वाली महिला की प्रसव पीड़ा होती है कि डिलीवरी नहीं होले तब तक उसको चैन नहीं, ऐसा प्रभात को चैन नहीं पड़ता था जब तक वो अपनी सुना नहीं लेता था। तो साहित्य के साथ जो जुड़ाव, देखिए एक बात ये है ना कि ये एक हम कह सकते हैं कि एक मुकम्मल जो इंसान होता है ना, वो प्रभात उस तरीके से था। और
सामाजिक न्याय का जो सवाल है ना कॉमरेड, गजब का स्टैंड था उनका। देखो एक बेमिसाल उदाहरण है ये। मुझे याद है उस टाइम पर श्री भजनलाल की सरकार थी और ये एक दलित परिवार का नौजवान था, दलबीर नाम था, और वो मेरे ख्याल में छोटी न्योली का था। और एक जो बिश्नोई जमींदार ने जमीन हथियाने के लिए उस दलित नौजवान के ना दोनों हाथ काट दिए। और उस टाइम हमने लड़ाई लड़ी, पर बात साथ में थे वो मांगेराम जी को पता है, अब तो वो रहे नहीं, खैर राम कुमार को भी पता होगा, मास्टर जी जो वहाँ हैं। कम लोगों को याद है ये चीज़। हमने फिर अखबारों में, प्रेस में जाके उसको एक्सपोज किया, वो पकड़ा गया वो जो। लेकिन बाद में वो छुट के आ गया और वो दलबीर की हत्या कर दी, बस में चढ़ते हुए गोली मार दी। तो लड़ाइयाँ इतनी तीखी उस टाइम के ऊपर, और पुलिस और प्रशासन पे बहुत ज़्यादा दबाव होता था राज का। लेकिन चुनाव में भी गुंडागर्दी होती थी, और वैसे तो थी, उसके खिलाफ हमने उस दौरान में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और कॉमरेड प्रभात जब साथ होते थे ना, तो एक पूरा भरोसा किया जा सकता था उस व्यक्ति के बारे में, मतलब अपने आप में सुरक्षा थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और उदाहरण में आपको शायद याद भी होगा, मतलब ये सामाजिक न्याय का जो मसला है ना, उस सामाजिक न्याय के मसले में अब देखो, प्रभात में का जन्म है न्योली का, रहने वाला हिसार का है, और सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में खंडेला के पास एक गांव है। भट्ठा मजदूर जो दलित परिवार से था, वो राजपूतों का गांव है। उस गांव के अंदर शादी है उसके बेटे की। तो गांव के लोग घुड़चड़ी नहीं होने दे रहे। प्रभात को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब यहाँ से प्रभात, सतबीर, कामरेड प्रभात की धर्मपत्नी विमला, और हमारा एक साथी था सुभाष जांगड़ा, भवन निर्माण का नेता हुआ करता था, ये गए वहां जाके पूरा जायजा लिया मामले का। और अभी जो लोकसभा के सांसद है सिक्कर से, उस समय धोद से एमएलए थे कामरेड अमरारा, उनको फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हम आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट के गांव में आए हुए हैं, ये फलाने गांव में, और यहाँ ये घुड़चड़ी नहीं उड़ दे रहे। अमराराम ने कहा मैं अभी एसपी से बात करता हूँ। और एसपी ने पूरी फोर्स भेजी, और पूरा गांव खड़ा देखता रह गया। उस गांव में पहली बार कोई दलित घुड़चड़ी उसकी हो पाई, दलित की। तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा विनोद, हम इस बात का उल्लेख यहाँ किए बिना बात तो अधूरी रहेगी। देखिए कि प्रभात की बहन कमला अब किसान सभा में है, उसकी जो मैरिज का सवाल आया, शादी का, तो विद्यार्थी होते हुए चॉइस मैरिज, इच्छा से शादी का जो एक सवाल है, तो जिस लड़के से उसने शादी करनी चाहिए वो मेरी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, डॉक्टर रोशन लाल। दलित था, डॉक्टर तो बाद में बना लगा लो, पीएचडी करके, मेरे से तो जूनियर था, लेकिन दलित था। और उसके साथ जो शादी के लिए जो साहस दिखाया सामाजिक रूप से प्रभात ने और चौधरी अर्जन सिंह, दोनों ने और पूरे परिवार ने, गजब का भाई छोटी बात नहीं थी। और उसके बाद की कई परिस्थितियों का मुझे पता है कि गांव में कुछ लोगों ने किस तरह से बायकॉट किया, बॉयकॉट करने की जो जिस तरीके से हरकतें की और उनको जिस तरीके से झेला, मतलब वो दो ये परिवारों की मैं बात करूंगा। एक तो ये है ही जो प्रभात और अर्जुन सिंह का, दूसरा डॉक्टर महावीर नरवाल की बहन गीता, उन्होंने जो एसपी सिंह से, सुरेंद्र पाल सिंह से मैरिज करी, चॉइस मैरिज। वो सुरेंद्र पाल सिंह भी मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे से जूनियर था। और उस टाइम पर डॉक्टर महावीर नरवाल खुद
अपनी बहन के साथ मजबूती से केवल वही नहीं खड़े हुए, बल्कि महावीर नरवाल के साथ साथ उनके पिताजी सूबेदार प्रताप सिंह मजबूती के साथ वो भी खड़े हुए और उस शादी में हिस्सा लिया कार्यक्रम में। ये बातें जो होती है ना कि आप जब समाज परिवर्तन की और जातिवाद की बात करते हैं तो अपने जीवन में उसको उतारते हुए उसका जो उसको व्यवहार में जो लागू करने का सवाल है, ये जिसको रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं ना, वो करके दिखाया निभा के जीवन में। बिल्कुल। तो खैर एक चीज और भी आप देखो ना, मतलब अमला की शादी के मामले में ये प्रभात के लिए और भी शायद ज्यादा कठिन होगा उस समय पर। जब अमला की शादी, कमला की शादी अब उसकी बड़ी बहन के साथ पहले कर दी गई हो। वो बाल विवाह जिसको, ठीक है। और बाद में उस लड़की ने कहा कि भाई मेरा क्या खोट है, मैं तो बालक थी उस टाइम, छोटी थी। सही बात। और मेरे को अनजान आदमी के साथ वो बांध दिया और भी, और अल्टीमेटली केस है। हाँ, और बाद में फिर वो शादी तोड़ने पर भी स्टैंड लिया प्रभात ने, और ये दोबारा ये शादी करने में भी ऐसे केस है जिनमें लड़कियों का बाल विवाह हुआ। और फिर हमने उसको मुद्दा बना के और बाकायदा वो कोर्टों से वो इनवैलिड भी करा के और रीमैरिज भी उनकी हुई। खैर ये एक जो मसला है, ये हमें इससे एक सबक सीखना चाहिए कि भाई चीजें बदलती तब हैं जब जो बदलने वाले तत्व हैं उनमें निखार हो, वो पहने विचार भी और व्यक्ति भी। अगर औजार ही खुंडा है, ठीक बात है, तो आप उससे मतलब बुराई को नहीं काट सकते हो ना, क्योंकि समाज एक तरह से बेशक चाहे मतलब मूल्यों के हिसाब किताब से गला सड़ा नजर आता है, लेकिन उसमें एक अपनी तरह की ताकत भी है। बिल्कुल। जिसको काटने के लिए एक तीखा विचार और तीखा व्यवहार चाहिए होता है। तो ये उनके अंदर थी। फिर उसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी में ना, ये उसी दौर की बात है वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के तो पास ही जो हमारा फार्म था उसके पास ये लुदास है, शिकारपुर न, वो अपना वो उनका लक्ष्मण का जो गांव है लुदास से अगले वाला जो है, अगले वाला, और इधर से न्योली, ये सारे पास ही तो लगते थे, बिल्कुल साथ में। तो वहां पर हमने जो एसएफआई के अंतर्गत उनको भवन निर्माण, क्योंकि यूनिवर्सिटी बन रही थी तो हजारों मजदूर थे भवन निर्माण, उनको संगठित किया बतौर एसएफआई हमारे साथ, और फार्म मजदूरों को संगठित किया। फिर बाद में वो सेक्टर 3 के, भेड़ फार्म के, ये जितने भी थे उनको संगठित किया, बीड़ में जितना भी फार्म पड़ते थे। और मेस सर्वेंट जो हमारे भोजनालय में जो हॉस्टल में खाना बनाने वाले थे उनको किया, सफाई कर्मचारियों को किया। यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारी आज भी वो यूनियन कार्यरत है, आज भी वो जो रिटायर हो गए वो भी कितना मजबूती से कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेस वाले जो वर्कर थे उनके लिए ये कानून बनवाया कि क्लास 4 की कोई भी नौकरी निकलती है तो सबसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाएगी, और उनमें से कई सारे वो क्लरिकल उस तक भी वो पहुंच गए थे। तो ये जो पूरा का पूरा जो एसएफआई की जो ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन इस तरह होती थी, वो टेक्सटाइल मिल के आंदोलन में गुंडागर्दी के खिलाफ जा करते मजदूरों के पक्ष में, और वो विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटी के और दूसरे कॉलेजों के भी, क्योंकि प्रभात ने तो डीएन कॉलेज से इवनिंग में ग्रेजुएशन करी, इवनिंग शिफ्ट में, लेकिन डीएन कॉलेज में एसएफआई मजबूत थी, गवर्नमेंट कॉलेज में भी थी, जाट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो वो जो जाते थे मजदूरों के पक्ष में लड़ाई लड़ने और गुंडागर्दी के खिलाफ, मुझे याद है कि जब यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में गुंडागर्दी होने लगी
तो उन मजदूरों ने आके मदद की, तब गुंडागर्दी का मुकाबला हुआ। ये व्यवहार में किस तरीके से सूत्र जुड़ते हैं? हाँ, ये तो मतलब आदान प्रदान है। मतलब आप देखोगे, हालांकि मैं मजदूर आंदोलन के तौर पर उस टाइम मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन 90 और 91 का जो दौर है, मतलब 14 मार्च 1991 को हिसार में अब्बास सिंह की शहादत होती है, और ठीक एक सप्ताह बाद 22 मार्च को कलानौर में सूरत सिंह की शहादत होती है भट्ठा मजदूर आंदोलन। हाँ। तो उस भट्ठा मजदूर आंदोलन के अंदर, चाहे वो हिसार का उठा के देखो, चाहे यहां रोहतक का उठा के देखो, आपके टेक्सटाइल का मजदूर, आपके फार्मों के मजदूर, आपके जंगलात के मजदूर, आज भी बहुत बार अपने दफ्तर में जो खाना बनाने के लिए रमेश आता है, बिल्कुल उसके पांव में छर्रे हैं। हाँ। सैकड़ों लोगों के शरीर में गोलियों के छर्रे आज भी मिल जाएंगे। उस समय सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। प्रभात तो 6 महीने से ज्यादा जेल काट के आया उन आंदोलनों के अंदर। तुम देखो कि जो चीज बिल्कुल वो तो न्यूनतम थी ना। हाँ, कानून में। हाँ, तभी तो लेबर डिपार्टमेंट में नेगोशिएशन होती थी। ठीक बात है। अब जब लेबर कोड आ गए हैं ये, तो वो लिखी हुई चीजें भी नहीं रहेंगी। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि मजदूर आंदोलन के सामने कितनी बड़ी पूरे तौर पर और कैसे वो उसका दास प्रथा आ जाएगी। जो कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई है किसान और मजदूर की अपनी अपनी, क्योंकि दोनों का शोषण कारपोरेट करता है, तो यही तो उनका एकता का सूत्र है ना, किसान मजदूर एकता। ठीक बात है। और ये जब हम कॉरपोरेट का मुकाबला कोऑपरेटिव से करते हैं, तो कल हम बात कर रहे थे प्रभात के इस जीवन के बारे में, तो क्योंकि जगमती भी तब वही थी, और वो बता रही थी कि उस टाइम पर प्रभात ये कहता था कि भाई चारा काटने की मशीन जो लाते हैं, वो क्यों नहीं कई घरों की एक मशीन काफी होगी। तो मिलके अगर वो करे तो खर्चा बच सकता है। कई घरों का एक ट्रैक्टर वो इकट्ठा करके करे तो बच सकता है। कई घरों का ट्यूबवेल, मान लो 2-2 ही किले, तो और बहुत बड़ी कहाँ हमारे यहाँ जमीन है किसानों के पास। तो ये कोऑपरेटिव का ही एक विचार है जिसको लागू करने की दिशा में बढ़े, तो इसका बड़ा रूप जाके वो कॉरपोरेट का मुकाबला कर सकता है। और मेरे को एक दिन मैं प्रभात की बात कर रहा था धर्मेंद्र कुमारी जी के पास, वो जहाँ कई बार वो बनाने जाते हैं गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो कुंवारी उनका अपना जो गांव है, वो भी इस खानक वाले बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था गांव को, पंचायत होने नहीं दी। वो कुंवारी गांव में उन्होंने ये कहा कि प्रभात की मुझे याद है एक बार उन्होंने हमारे गांव में भाषण दिया, और वो जो किसानों के कर्जे की बात करता था, तो बोला एक बड़ी रोचक बात कहता था, कर्जा उतारने का फार्मूला। बोले मुझे अब भी याद है वो बता रहे थे धर्मेंद्र कि वो यूं कहता था, कर्जा चढ़ रहा है ना, उस तो उतारने का यो तरीका है, नाट्यार कर्जा पाट्या। ये तो फेमस नारा था उसका, नाट्यार कर्जा पाट्या। तो वो उस टाइम पर तहसील में बंद कर देते थे। ये पुरानी कचहरी हिसार का मुझे ध्यान है कि हमने कई किसानों को उसमें हवालात में बंद किए देखा, और उन्हीं से खर्चा लेते थे वो खाने का जब छोड़ते थे जेल वाला भी। तो खैर वो नाट्यार कर्जा पाट्या का मतलब यही था कि भाई जो भी कर्जदार है वो सारे इकट्ठे हो जाएं। तो ये चीजें वो हैं। दूसरी और बात एक उन्होंने मेरे को बताई थी, वो पहले अखबार में काम करते थे। तो प्रभात ने जब उनकी वो डेथ हुई तो आंख जो है वो दान कर दी थी। तो उन्होंने मेरे को ये बताया धर्मेंद्र ने कि मैं जब अखबार में था तो उस खबर के ऊपर एक सुर्खी लगाई थी कि मृत्यु के बाद भी दुनिया देख पाएंगी प्रभात की आंखें। बिल्कुल, ये हेडिंग थी उस खबर ये हेडिंग पढ़ी थी मैंने भी वो खबर के ऊपर लगा था। लेकिन बात ये है विनोद, जो मृत्यु इस तरीके की होती है ना, कितना बड़ा झटका लगा। बिल्कुल, आज तक हम उसकी भरपाई नहीं कर पाए। देखो उनका पूरा परिवार अपने साथ है, ठीक है ना। बिमला भी स्वास्थ्य खराब होते हुए भी काम करती थी उसके अंदर।
और अमला कमला भी करती थी। सुखवीर तो ट्रेड यूनियन आंदोलन में, ऐसा है। इसके बावजूद भी कोई उसको नहीं भर पाया ना खाई को। और घटना जो घटी इतनी दुखद मतलब है कि वो मैं फिर जो शेर जो उनका सुना रहा था हबीद आलमी का, जसवाल साहब का, एक और शेर फिर मुझे ना इस संदर्भ में ध्यान आया कि 4 दिन की जिंदगी का 4 दिन की जिंदगी का मुझ पर मत एहसान करना। अब आबिद आलमी देखो किसको कह रहे होंगे, आप ये तो समझते हैं ना किससे मुखातिब है। 4 दिन की जिंदगी का मुझ पर ना एहसान करना, ऐसी शय भी किस काम की, ऐसी शय भी किस काम की जिसका भरोसा कुछ नहीं है। है? देखो कैसे जिंदगी 4 दिन की जिंदगी का मुझ पर मत एहसान करना, ऐसी शय किस काम की जिसका भरोसा कुछ नहीं है। कोई भरोसा नहीं, किसी का कुछ नहीं भरोसा। जो जीवन है जीवन का। अब आप देखिए हेलमेट लगा रखा है और वो लगा के रखता था, बिना हेलमेट वो कभी 1 किलोमीटर नहीं गया, बैठता नहीं था सीट के ऊपर और खड़ी हुई ट्राली के अंदर। बात तो इतनी थी, एक 50 रुपए का रिफ्लेक्टर ही तो लगना चाहिए। ठीक बात है, उतनी ही बात है, उससे भी वो रिफ्लेक्ट हो जाता था। उस टाइम पर ये जो है ना वो ऐसा हो जाता था, धुंध टाइप सी का शाम का जो मौसम आजकल, सामने से लाइट पड़ना, हाँ वो अगर रहा होता तो शायद नहीं होता ये घटना। गई ना जिंदगी, उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो आप प्रभात का एक जो पहलू और था ना कॉमरेड, नहीं तुमने जो लिखी ना ये पुस्तिका प्रभात जैसा मैंने जाना, ये छोटी सी पुस्तिका होते हुए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। तो इसकी भी कॉपियां होंगी तो हमारे साथियों को उपलब्ध है, कुछ उपलब्ध ये करवानी चाहिए। ठीक है ना। अब बताओ क्या कह रहे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मतलब किसानी परिवार में पैदा हुए और मतलब उस जमाने में उन्होंने बीए की, उनके फादर भी पढ़े लिखे थे। लेकिन अनेक बार हम तो सुनते थे उनके मुंह से कि भाई मैं किसानी परिवार में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मजदूर का गोद लिया हुआ बेटा हूं, मजदूर का। और मैंने तो हालांकि मैं उनकी उस शिक्षा को अपने जीवन में नहीं ढाल पाया, मेरी अपनी कमजोरी है। ठीक है। लेकिन प्रभात वास्तव में एक मजदूर की जिंदगी जीता था, जिया करता था। जबकि उस समय पर जितने बड़े आंदोलन, भट्ठा मजदूर आंदोलन के थे, तो वो करोड़ों रुपए का मालिक भी बन सकता था। प्रभात उसको उपलब्ध थे। हमारे सामने भी ऐसे अनेक मौके आए हैं, लेकिन ठुकराया उनको, प्रभात ने भी ठुकराया। ये शिक्षा हमने प्रभात से ही ली। और मतलब सारी जिंदगी डेथ, अपनी मौत तक। हमने तो नाम दे रखा था कि दुकान का 11 नंबर दुकान, इस पुस्तिका में दर्ज किया। मतलब पुराने कपड़े जो मिला करते, तो वहां से वो 80 रुपया में, 100 रुपया में एक पेंट शूट मिल जाया करती। तो जब भी भिवानी आया करता 2 महीने में, 3 महीने में 1-2 जोड़ी ले जाया, सादा रहता था। और एक उस समय पीना भी, ओढ़ना पहनना भी बड़ा सादगी। एक घटना उसी समय की, दोनों लड़ा चाल यार 11 नंबर दुकान पर चलाएंगे, कपड़े खत्म हो रहे हैं, हम चले गए जी। वहां 3-4 मजदूर पहले से उस दुकान में घुसे हुए। वो मजदूर हमने देख के शर्मा गए। तो मैं समझ गया, मैंने कहा प्रभात को, मैं अपन तो शर्मा गए। प्रभात ने बोला चिंता ना करो, जिस काम तुम आ रहे हो ना उसे काम मैं आ रहा हूँ, कपड़े लेने आ रहा हूँ। उन मजदूरों ने इतनी राहत मिली, और वो फिर वहां चाय लेके आए, चाय पिलाई उस दुकान के अंदर ही। मतलब कोई उसको झिझक नहीं थी। नहीं वो मेजर जयपाल सिंह थे ना, वो लंबा कोट पहनते थे। तो एक दिन कॉमरेड पृथ्वी ने, सर्दियों की बात है, ऐसे हाथ लगा के कोट पे, बोले बड़ा जोर का कोट पहन रहे हो कॉमरेड। तो बोले 80 रुपए में सारी दुनिया बाबूजी बनी फिर रही है। तो खैर
इसका जो अपन समापन करेंगे आज के वीडियो का। वैसे तो बहुत कुछ देखो करने की जरूरत है, कोई डॉक्यूमेंट्री भी बने, बिल्कुल। कुछ और लिखे जाने की जरूर, ठीक है ना। ये काम हाथ में लेना चाहिए अपने संगठनों को, बिल्कुल लेना चाहिए। तो एक कविता छोटी सी जो आगे इस पुस्तिका के जंजाल के आखिर में है, उनकी भांजी ने लिखी। गरिमा जो भांजी है कमला की बेटी है, अब तो वो बड़ी अफसर बन गई, नहीं तो हाँ, हम खिलाते थे मामा जी मामा जी। और मैं आज तक भी इस कविता को अपनी आंखों से पढ़ नहीं पा रहा, बड़ा मुश्किल है, इतनी इसके अंदर। सुन, हाँ, इसकी जो मतलब आखिरी 2 लाइन है ना, वो बहुत ही, मैं ये सोच के आया था ये नहीं पढ़ूंगा मैं, पीड़ादायक है वो। फिर मेरे को दिमाग में आई नहीं पढ़ूंगा तो गरिमा के साथ जाती है, बिल्कुल पढ़ूंगा तो हौसला चाहिए। तो लेकिन देखते हैं, ये समापन से पहले एक कविता में पढ़ाना जरूरी समझता हूँ। एक बार चले आओ तो कुछ बिखरी यादें समेट लें हम, कुछ मिश्री सी डली सी बातें कर लें हम। मिश्री सी डली सी मतलब मीठी बातें। कुछ अधूरे सपने टटोल लें हम, बिछड़े समय को फिर से जी लें हम। एक बार चले आओ तो तुम्हें दिखलाएं दुखती नब्ज, कुछ तुम्हारे पन्ने जो आज तक संभाले थे मैंने, अपने लेखक का पता पूछते हैं। डायरी में पड़ी गुलाब के फूलों की पत्तियां महकती महकती बस थक गई हैं। एक बार चले आओ तो हम भी सो लें तुम्हारी हथेलियों पर सिर रखकर। यूं ही बहुत दिन बिताए हैं तुम्हारी याद में जाग कर, बहुत दिन हो गए हैं कि कोई प्यारा सा लफ्ज हाथ नहीं लगा है। एक बार चले आओ तो दिले तमन्ना की कलम फिर से चल निकलेगी। दिले तमन्ना की कलम फिर से चल निकलेगी। कल ही तो मेरी शाही की डिबिया, डिबिया वो छोटी सी होती थी जिसमें शाही होती थी। कल ही तो मेरी शाही की डिबिया कलम की ख्वाहिश कर रही थी। मेरे शहर का मौसम थम गया था बस यूं ही तुम्हारी बाट में। मेरे शहर का मौसम थम गया था बस यूं ही तुम्हारी बाट में। बस एक बार, सिर्फ एक बार चले आओ तो। इन्हीं शब्दों के साथ साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके काम को आगे रखेंगे। और जब ये कहते हैं शहीदों तुम्हारी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, तो पहरा तभी दे पाएंगे जब उस सोच को आत्मसात करके आगे बढ़ाने का निश्चय। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, और कोई रास्ता। लाल सलाम, धन्यवाद।